कल कहाँ तक हम लोग कुछ जनरल बात कर रहे थे शायद। IQ मास ऐसा कुछ क्या? हाँ, IQ मास। ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, मतलब आपका जो सिलेबस है। और वो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप इसमें जो बेसिक बात आपको कंसेप्चुअली ध्यान देना है वो आप थोड़ा सा केयर करें। ये इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ आपका चैप्टर है, थोड़ा इस साल डिटेल में पढ़ना है। सपोज करिए कि आपके पास कोई एक रिएक्टेंट है आर, और ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है इसमें प्रोडक्ट में। कल भी मैंने थोड़ा सा आपसे डिस्कशन किया हुआ था कि अब यहाँ देखिए दो बातें ध्यान रखेंगे। जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन की बात आएगी, आपको केवल दो बात दिमाग में रखनी है। एक तो मोलर कंसंट्रेशन। अब आपके दिमाग में बात होगी, कल मैंने कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन दोनों बताया कि कंसंट्रेशन क्या है और मोलर कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है। दूसरा क्या ध्यान देना है? टाइम। जब कभी भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन ला दे कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप तुरंत केवल दो बातों को ध्यान में रखो, मोलर कंसंट्रेशन और टाइम। अब आप सभी लोग इतना बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, ये पता है कि अगर हमारा ये रिएक्टेंट है, ठीक, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा? कंज्यूम होगा। क्या बोलते हो? रिएक्टेंट कंज्यूम होगा। बोलो। कंज्यूम समझ रहे हो ना? हम्म? खर्च होगा। तो रिएक्टेंट अगर कंज्यूम होगा, अब इसको दूसरे शब्दों में भी याद कर सकते हो, रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा। ठीक है। रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा। अगर रिएक्टेंट डिसअपीयर होगा तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट के लिए कंज्यूम अगर है तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। अगर डिसअपीयर है तो क्या होगा? ये अपीयर होगा। क्या बोलते हो? अपीयर। अब आप ये बताओ कि कॉमन थॉट की बात है कि रिएक्टेंट जितना डिसअपीयर या कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट उतना ही क्या प्रोड्यूस या अपीयर होगा। बात क्लियर? अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये एज्यूम कर लो कि R1 इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R एट टाइम T1। यानी आपने टाइम डिफाइन कर लिया, और वो टाइम आपने T1 लिया। T1 टाइम पर आपने इस रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन को डिफाइन किया R1, और उसके बाद आपने रिएक्शन को अलाउ कर दिया क्या होने के लिए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है। और कुछ समय तक रिएक्शन होने के बाद जब दूसरे टाइम पर आप पहुंचे, जब आपका इच्छा हुआ कि अब हम क्या करूं, T2 टाइम पर इसी आर के मोलर कंसंट्रेशन को फिर मेजर कर लिया जाए, और वह मेजर करने के बाद आपने क्या पाया? इसका मोलर कंसंट्रेशन R2 पाया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी T1 टाइम पर आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को R1 कंज्यूम किया, और उसके बाद आपने T2 टाइम पर R2 या आपने महसूस किया, आपने एज्यूम किया। अब मेरा सवाल ये है कि कंसंट्रेशन में चेंज कितने का हुआ? कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ? भाई इनिशियल में क्या था? ठीक, यानी T1 टाइम पर। T2 टाइम पर फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को जब आपने नोट किया तो क्या मिला आपको? R2 मिला। तो कंसंट्रेशन में चेंज कितने का हुआ? R2 माइनस R1। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल आर। डेल आर क्या बता रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टाइम कितना लगा, टाइम में कितना परिवर्तन हुआ, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू आपका क्या, डेल टी। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन का चेंज और टाइम इंटरवल दोनों का रेशियो ही कहलाता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब इसको, ये तो मैथमेटिकली मैंने समझाया आपको कि आप टाइम इंटरवल निकाल लो, उस टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन में क्या चेंज हुआ वो निकाल लो, दोनों का फिर क्या करो, रेशियो निकाल लीजिए, दैट रेशियो वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में लिखे तो यही काम आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल पी बाई डेल टी। ये किसके रेस्पेक्ट में हो गया, ये प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप सभी लोग या तो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में या फिर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन ध्यान देना हो, जब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में इसे रिप्रेजेंट करोगे तो आप साइन यूज करोगे निगेटिव, और जब इसे आप प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करोगे तो साइन यूज करोगे आप पॉजिटिव। अब निगेटिव और पॉजिटिव साइन का मीनिंग क्या है, निगेटिव साइन का मीनिंग ये है टाइम के साथ रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, और पॉजिटिव साइन का मतलब हो गया टाइम के साथ रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। और ये दोनों यानी माइनस डेल आर बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस डेल पी बाई डेल टी। दोनों रेट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बस आपको केयर ये करना है कि ये मत बता देना कि नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो रेट नेगेटिव हो गया। रेट नेवर बी नेगेटिव। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो उसके प्रोसीड करने का अपना क्या होगा, रेट होगा। इसलिए ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने का आपका हो गया तरीका। अब शब्दों में कैसे कन्वर्ट करोगे, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यानी कि अब आप ये कह सकते हो कि एक सेकंड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में हुए चेंज को हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इसको अगर शब्दों में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या बोलोगे, द चेंज, अब आप डिफाइन कर सकते हो, द चेंज इन मोलर concentration, the change in molar concentration either of reactant or of product per unit time, per unit time is called rate of reaction, is called rate of reaction। इस तरीके से रेट को आप डिफाइन कर सकते हो। पैरा से कंसीडर आर converted into P. R converted into P. R stand for reactant. P stand for product. Let R1 be the
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactant at time t1 and are to be the molar concentration of reactant at time t2 at time t2। अब इसी पर रेट को डिफाइन कर दो। दस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपान T2 माइनस T1। अब इसके लिए लिखोगे माइनस डेल R बाई डेल T। निगेटिव साइन represents the fall in molar concentration, fall in molar concentration of reactant with respect to time, with respect to time। पैरा से सिमिलरली a rate of reaction is equal to del P by del T with positive sign, del P by del T। इसके रेस्पेक्ट में हो गया ये, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हो गया ये। हो गया। अब आइए देख, अब आपका नेक्स्ट इसमें रेट में एक रेट होता है एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये हेडिंग आपका पहला नंबर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज शब्द को ध्यान रखो, कैसे आप एवरेज लगाओगे, जब टाइम इंटरवल डेफिनिट होगा, यानी टाइम इंटरवल आपका डिफाइंड होगा, इतना टाइम आपका है, तो आपका वो जब भी रेट लिखोगे कहोगे आप एवरेज रेट। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि चेंज इन कंसेंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और ऑफ प्रोडक्ट इन डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम इंटरवल जो होगा वो डेफिनिट हो। जैसे मान लीजिए कि आपने इनिशियल कंडीशन में t इक्वल टू 0 पर रिएक्शन स्टार्ट किया और उसके बाद t इक्वल टू 10 सेकेंड पर आपने फिर रिएक्शन के कंसंट्रेशन को मेजर किया, तो टाइम इंटरवल कितना हुआ भाई, आपने इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 और फिर t इक्वल टू 10, तो 10 सेकेंड पर आपने जब कंसंट्रेशन को मेजर किया तो रेट में अब आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल क्या हो गया, डेफिनिट हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन जब यही एवरी मोमेंट, आप वो टाइम इंटरवल की बात ना करें, एवरी मोमेंट रिएक्शन के रेट को मेजर करने की बात करोगे, रेट को एक्सप्रेस करने की बात करोगे, तब वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट। इसका मतलब हमारे पास
रिएक्शन के रेट कितने हो गए? टू टाइप्स के हो गए। एक एवरेज रेट जिसमें क्या फिक्स होगा, टाइम इंटरवल डेफिनिट होगा, और एक होगा इंस्टेंटेनियस जिसमें एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण, एवरी पल की बात जो करते हो, एवरी मोमेंट की बात जो आप करते हो, तो एवरी मोमेंट पर हम रिएक्शन के रेट को यदि एक्सप्रेस करेंगे तो वो कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट में और उसमें दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि अगर हम डेल्टा लगा दिए, अगर डेल्टा लगा करके कोई भी रेट लिखा गया होगा तो आपका कहलाएगा एवरेज रेट, लेकिन जब वो डी लगा करके रेट को लिखा गया होगा तो आपका कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट, यानी इनफाइनाइटेसिमल। डी हम वहीं पर लगाते हैं जहां पर इनफाइनाइटेसिमल चेंज की बात करते हैं, अति सूक्ष्म की बात, परिवर्तन की बात करते हैं, तो डी लगा हुआ होगा वहां पर इंस्टेंटेनियस, और डेल लगा हुआ होगा वहां पर हम एवरेज रेट की बात करेंगे। जिसका मतलब जो ऊपर आपने मेंशन किया हुआ है, अगर उसी को हम एग्जाम्पल बना ले, हमने क्या लिखा, एवरेज रेट लिखा हुआ है, तो इसको कैसे शब्दों में लिखोगे? द चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और ऑफ प्रोडक्ट इन डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको डिफाइन कर लो। द चेंज इन मोलर concentration either of reactant or of product in indefinite indefinite interval of time is called average rate, denoted by del x upon del t। del x अपॉन del t, इस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। del x अपॉन del t के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू del x अपॉन del t। बताओ टाइम के साथ किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा? टाइम के साथ किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा? रिएक्टेंट का। और इंक्रीज करेगा प्रोडक्ट का। तो अब हम सभी लोग आपसे ये बात किया जाए, मिलकर के बात करें कि अगर हम कहें कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर दो, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ का अजूमशन क्या करोगे आप? इनिशियल में हाईएस्ट कौन होगा? इनिशियल में किसका मोलर कंसंट्रेशन हाईएस्ट होगा? रिएक्टेंट का। इनिशियल में किसका कंसंट्रेशन जीरो होगा? प्रोडक्ट का, क्योंकि भाई आपने रिएक्टेंट को कंसीडर किया, रिएक्शन को अलाउ नहीं किया हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? वो जीरो होगा। अब इनिशियल में मैक्सिमम पॉइंट किसका, ग्राफ का किसका पॉइंट होगा? रिएक्टेंट का। और एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन 100% कभी भी कंप्लीट नहीं होता। केमिकल रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड 100% इन एनी सर्कमस्टेंस। इसलिए जब कभी भी आप अब ग्राफ की बात करोगे, वाई एक्सिस पर अपने कॉपी, अगर वाई एक्सिस को मान रहे हो, वाई एक्सिस पर आप कंसंट्रेशन लेंगे, एक्स एक्सिस पर आप टाइम लेंगे। अब ये कंसंट्रेशन हाईएस्ट पीक मान लीजिए यहाँ पर, तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसका होगा? रिएक्टेंट का होगा। और यहाँ पर टाइम आपने लिया हुआ है, तो टाइम अगर ये बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा। तो अब आपका ग्राफ जो होगा, वो ध्यान रखिएगा, ग्राफ आपका ऐसा कुछ मिलता हुआ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि
टाइम बीतने के साथ साथ फिर रिएक्शन के या रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एक सिंपल सी बात, हम सभी लोग इसको अपने डेली लाइफ में अगर उतार दें तो शायद हमेशा याद रहेगा। जैसे हम लोग तो खाना खाने हम आप लोग बैठते हो, सभी लोग बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि अपने थाली को 100% कुत्ते की तरह चाट करके खा जाता हो। कोई है जो कि एक भी दाना या एक भी पार्टिकल खाने का आपके थाली में न बचता हो? ऐसा कोई है? अगर ऐसा कोई है तब तो भाई मान ली उसकी बिरादरी अलग है। हम्म? कोई नहीं है क्या? आप कोई भी खाना खा रहे हो, 100% उस मटेरियल को कंज्यूम कर पाते हो। इन द सेम वे वही फीलिंग आप वहां लाओ कि किसी पॉट में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके लिए एक फीलिंग ये लाओ कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच आपस में क्या होगा? टक्कर अर्थात कोलिजन। अब जरा आप फील करते जाओ, जब इनिशियल में रिएक्टेंट बहुत अधिक थे, बहुत अधिक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे, उनके बीच कोलिजन बहुत अधिक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, और कम होते जाएंगे तो कोलिजन का नंबर भी क्या होगा? कम होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यदा कदा कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वहां पर पूरे पॉट में बचे होंगे, उनके कोलाइड होने का चांस क्या होगा? उनके कोलाइड होने का चांस नेग्लेजिबल हो जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, और जब कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तो सीधी सी बात है, रेट में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जब ग्राफिंग करोगे, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ग्राफ प्लॉट करते समय ध्यान देना होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज करते जाएंगे। इसलिए अब ग्राफ जो होगा, एक समय आएगा कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो जब रिएक्टेंट का टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो प्रोडक्ट का भी टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अब अगर हमारी बात थोड़ी बहुत भी आपको समझ में आई, तो आओ जरा देखो इस ग्राफ में, हम सभी लोग इसे प्लॉट करके देखें। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है, इसके अलांग क्या बोला था मैंने? टाइम लेना है। और इसके अलांग आपको लेना है क्या? कंसंट्रेशन, और वो भी कौन सा? मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन आपको लेना है। अब यहाँ पर टी इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ टी इक्वल टू जीरो है। अब टी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो आपने कुछ किया ही नहीं, रिएक्टेंट भी नहीं लिया हुआ है, तो सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? जीरो। या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन भी जीरो। अब आप जरा फील करो कि टी इक्वल टू जीरो यानी कि आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं है और आपने रिएक्टेंट लिया। आपने रिएक्टेंट लिया। अब रिएक्टेंट जब लिया हुआ है तो रिएक्टेंट का यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पर हमने क्या कहा? हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपको एज्यूम करने के लिए मैंने कहा। अब जैसे ही टी इक्वल टू जीरो से टी आपका आगे बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन इसका क्या होगा? घटेगा। ध्यान देना, बड़ी मजेदार बात क्या, इनिशियल में रिएक्टेंट अधिक है, तो इनिशियल में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ड्रॉप होने के अर्थात घटने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी। तो इसलिए इनिशियल में ग्राफ जो होगा ऐसा होगा, इस तरीके का होगा, ऐसा ग्राफ। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद धीरे धीरे टाइम एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा। इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। अब जब ऐसा ग्राफ रिएक्टेंट के लिए हो गया तो इनिशियल में जीरो कौन था? इनिशियल में आपका पी जीरो, प्रोडक्ट जीरो। तो ऐसे में अब पी यहां से बढ़ना शुरू करेगा। अब पी बढ़ना शुरू करेगा तो पी का ग्राफ भी आपका ऐसा हो जाएगा। यानी जैसे रिएक्टेंट आकर के टाइम एक्सिस के पैरेलल हुआ तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? टाइम एक्सिस के पैरेलल। अरे भाई कॉमन सेंस की बात हो गई। जब रिएक्टेंट कंज्यूम ही नहीं होगा प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ऐसे सिचुएशन में ये ग्राफ हो गया किसके लिए? ये ग्राफ आपका हो गया प्रोडक्ट के लिए, ये ग्राफ हो गया आपका रिएक्टेंट के लिए। तो टाइम के साथ किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
इंक्रीज कर रहा है। तो आए, जब ध्यान रखना, जब कंसंट्रेशन में सडन फॉल है, तो वहां पर रेट को मेजर करना वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जब अपने ग्राफ के द्वारा रेट को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, तो वहां से रिप्रेजेंट करेंगे जहां ग्राफ में स्लोप टाइम एक्सिस पर बन रहा हो। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट पर टी को डिफाइन करिए। टी हमने क्या माना यहाँ, T1 माना, और यहाँ पर कंसंट्रेशन को मैंने माना X1। और उसके बाद यहाँ भी स्लोप आपका है। याद रखिएगा, आप इस कंसंट्रेशन यानी रेट को वहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हो जहां तक कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, वहां पर आप फिर कंसंट्रेशन चेंज को निकाल नहीं सकते। तो अब आप यहां पर कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने कहा, यहां पर मैंने आइज्यूम किया, ये टाइम को हमने क्या लिया, T2, और T2 टाइम पर हमने कंसंट्रेशन की बात आपसे किया। तो कंसंट्रेशन आपका क्या हो जाए यहाँ पर, ये X2 हो जाए। तो बताओ, कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, यहां से यहां तक चेंज है ना, ये यहां से यहां तक क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन में चेंज। और यहां से यहां क्या हो गया, टाइम में चेंज। ये हो गया हमारा डेल टी, और यहाँ क्या हो गया हमारा डेल एक्स। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू डेल एक्स अपान डेल टी। और साइन क्या लगाओगे, और किस एक्सिस पर लिए, किसके लिए लिए हो, रिएक्टेंट पर लिए हो, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। और यही सेम कंडीशन दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, बोलो प्लस। यहां मैंने लिखा डेल एक्स आर इज इक्वल टू प्लस डेल एक्स पी बाई डेल टी। पी फॉर द प्रोडक्ट, यानी दूसरे वाले पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए। इस तरीके से एवरेज रेट को आप सभी लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने कॉपी पर बाई ग्राफ। ये प्लॉट कर लीजिए। ये फिगर में आपका है ग्राफ बिटवीन मोलर concentration and time. Graph between molar concentration and time. कंसंट्रेशन टाइम के बीच ग्राफ में किसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा।
कंप्लीट। अब उसके बाद सेकेंड इंस्टैंटेनियस रेट, इंस्टैंटेनियस रेट, किसी भी पल, किसी भी क्षण, फील करो इस चीज को। रिएक्टेंट के लिए आपने रिएक्शन अलाउ कर दिया, रिएक्शन अगर अलाउ कर दिया तो रिएक्टेंट एवरी मोमेंट क्या होगा, एवरी मोमेंट। इसलिए रट्टा मत मारो, इसको महसूस करोगे तो अपने शब्दों में लिख सकते हो आप। अगर आपने रिएक्शन अलाउ कर दिया तो रिएक्शन में रिएक्टेंट एवरी मोमेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ देर रिएक्शन किया उसके बाद कहा कि लंच करके आते हैं तब रिएक्शन करेंगे, ऐसा होना नहीं है। अगर आपने रिएक्टेंट को लिया हुआ है तो रिएक्टेंट एवरी मोमेंट कंज्यूम होगा। मोमेंट मतलब टाइम हो गया ना, एवरी मोमेंट, मोमेंट सब लगे टाइम के लिए। और कंसंट्रेशन, एवरी मोमेंट अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो कंसंट्रेशन में चेंज क्या इतना होगा या इतना होगा, थोड़ा सा होगा। इसलिए थोड़े चेंज को हम सभी लोग डेल, यानी डेल क्या बताता है, मेजर चेंज। क्योंकि टाइम इंटरवल आपका ज्यादा है। लेकिन आप जब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एवरी मोमेंट की बात आप करोगे, एवरी मोमेंट में कंसंट्रेशन जो चेंज होगा उसे हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि वहां क्या यूज करेंगे, डी। ठीक, इसको अब कहते हैं इनफाइनेटिसिमल चेंज। अब कैसे, डी एक्स अपान डी टी, जैसे लिखा गया था वहां पर में डेल एक्स अपान डेल टी, वैसे क्या यूज करोगे, डी एक्स अपान डी टी यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब अति सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल चेंज। और ये क्या है, टाइम है, कौन सा टाइम है, मोमेंट, एवरी मोमेंट। एवरी मोमेंट यानी इसको बोलते हैं हम लोग क्षणिक। ठीक है, तो एवरी मोमेंट कंसंट्रेशन में चेंज, तो कंसंट्रेशन में चेंज एवरी मोमेंट, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसको शब्दों में लिखना होगा, क्या लिखोगे, द चेंज इन, द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। सब सेंटेंस वही रहेगा, केवल जो आपने डेफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम लगाया है वही लगाओगे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी क्षण। समझ रहे हैं बात, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नेम एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले शब्दों का खेल खेल लो इसको। द चेंज इन मोलर concentration either of reactant or of product at any instant of time, at any instant of time is called, is called instantaneous, instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction. डिनोटेड बाई, बोलो, डिनोटेड बाई
dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। तो इसको आप लिखोगे इंस्टेंटेनियस rate is equal to dx upon dt, dx upon dt। where dx falls in finitesimal change in molar concentration। और dt क्या है? इनफाइनाइटेसिमल बोलो टाइम, अति सूक्ष्म समय। अति सूक्ष्म समय में रिएक्टेंट, अगर शुद्ध हिंदी वाले होंगे तो भी सुन लें, अति सूक्ष्म समय में अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में हुए परिवर्तन को इंस्टेंटेनियस रेट, उसका भी हिंदी चाहिए, तात्क्षणिक दर। एवरी मोमेंट, किसी भी पल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन में हुए चेंज को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो, जब कभी भी एवरेज रेट निकालना होता है तो हमने ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखाया। इंस्टेंटेनियस रेट को निकालने के लिए आपको ग्राफ तो वैसा ही लेना है, लेकिन चूंकि वहाँ टाइम इंटरवल डिफाइन नहीं है, तो टाइम इंटरवल जो डिफाइन नहीं होता है, ऐसे जगहों पर जब हमें रेट को फाइंड करना होता है, हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट जो कर्व बनता है, आप देखिए, आपने ऊपर ग्राफ जो ड्रा किया कर्व बना हुआ है, कर्व पर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे और टेंजेंट हम स्लोप की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट ड्रा करेंगे जो उसका स्लोप बनेगा वही स्लोप बताएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इसके लिए आप ग्राफ जो प्लॉट करोगे, ग्राफ वही है, पहले ग्राफ खींच दीजिए आप, ग्राफ वैसे खींचो, इसके लॉन्ग मोलर कंसंट्रेशन, इसके लॉन्ग टाइम, सब कुछ वही है, इसमें कोई नई चीज आपको नहीं करनी है। इनिशियल में ग्राफ ज्यादा वर्टिकल रहेगा, कोई पूछेगा क्यों, तो बताओगे इनिशियल में ग्राफ ज्यादा वर्टिकल क्यों आ रहा है, यानी इसको आपको एक्सपोनेंशियल कर सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल क्यों हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में आप ये कहोगे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल में हाई था, उसके खर्च होने का रेट भी क्या रहा होगा, हाई रहा होगा, इसलिए ग्राफ ऐसा। लेकिन जब समय बीता तो धीरे धीरे उससे खर्च होने का रेट क्या हुआ, वो कम होता गया, इसलिए ग्राफ आपका धीरे धीरे आकर के क्या हो गया, टाइम एक्सिस के पैरेलल। जो रिएक्टेंट के साथ लागू होगा वही चीज प्रोडक्ट पर भी लागू होगा। अब यहां देखिए, हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, जिसको हिंदी मीडियम में जो पढ़े होंगे स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ड्रा कर दिया। अब जहां पर आपका स्ट्रेट लाइन कर्व को टच कर रही है, वहीं से एक ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए आप। देखिए अब यहां पर इस पॉइंट को लिया जाए और इस पॉइंट को लिया जाए, तो ये एक राइट ट्राई एंगल हमने ड्रा कर दिया, ये राइट ट्राई एंगल। अब इस राइट ट्राइंगल का ये पार्ट क्या हुआ जी, शायद आपको याद होगा, स्लोप बन गया, ये स्लोप है। और स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट जो हिंदी मीडियम पढ़े होंगे, लंब बटे आधार, क्योंकि देखो ये क्या हो गया, ये थीटा वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर इस देखो, ये वाला जो लाइन है किसके पैरेलल है, टाइम के, और ये वाला बोलो मोलर कंसंट्रेशन। तो यहां लिखा गया क्या, dx, यहां लिखा गया क्या, dt। और चूंकि स्लोप आपको निकालना है,
ये आपका हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, क्या लगाओगे आप? tan थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी, यानी अब आप लिख सकते हो इंस्टेंट tan एस रेट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या? डी एक्स अपान डी टी। इस तरीके से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये ग्राफ ड्रा कर लीजिए आप। तो आप इसको जैसे निकाला पी के रेस्पेक्ट में, वैसे निकाल सकते हो किसके रेस्पेक्ट में? आप आर के रेस्पेक्ट में। ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पर भी ड्रा कर सकते हो स्पर्शरेखा आप। यानी कि आप सभी लोग रिएक्टेंट पर भी यहाँ से ड्रा कर दोगे। बोलो जी, रिएक्टेंट पर ड्रा करो, यहाँ ड्रा कर देंगे आप। और हमने यहाँ लिया हुआ है प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट पर हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया, और इस तरीके से हम सभी लोग इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन कर सकते हैं। थीटा जिस पर बैठता है उसे क्या बोलते हो? बेस। थीटा जिसकी तरफ देख रहा होता है उसे क्या बोलोगे? थीटा जिसकी तरफ देख रहा हो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और थीटा के ऊपर जो छाता लगाकर बैठा है वो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया। इस तरीके से याद कर लोगे। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सबको मुझे याद कराने की जरूरत है। कुछ लोग जो टच में इसके नहीं है, जैसे बायो ग्रुप वाले इसके टच में परमानेंट नहीं रहते हैं, तो वो इस तरह से याद कर सकते हैं। हो गया। ये आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का डिफरेंस क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाएगा डेल क्या बताता है तो क्या बोलेंगे? लार्ज चेंज। आपसे पूछा जाए डी बताता है तो क्या बोलोगे? स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज के लिए हमेशा कौन सा रेट चलेगा? इंस्टेंटेनियस चलेगा। लार्ज चेंज के लिए हमेशा कौन चलेगा? एवरेज चलेगा। ये आपको क्लियर रखना है हमेशा। ओके जी। चलो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आप ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। आओ जरा देखो, हमने लिया ए प्लस बी और ये बना सी प्लस डी। ठीक। और कल उसमें मुझे याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा मोल के बारे में बताया था। कल कुछ मोल का चर्चा किया गया था क्या? मोल शब्द को किसने दिया था? पढ़ते उड़ते नहीं हो? हम्म? उसके बाद मोल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है? 6.023 10 के पावर 23। क्या बोलते हैं इसको? आवागैड्रो नंबर की यूनिट क्या होती है? ये मैंने नहीं लिखा था ये। मुझे याद है मैंने कल इस बात को नहीं लिखा था। आवागैड्रो नंबर की जो यूनिट होती है पर मोल होती है। अच्छा बताओ, 1 मोल में कितने पार्टिकल? 6 पॉइंट। अगर इसको यूनिट के रूप में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो कि नहीं? 6.023 10 के पावर 23 पर मोल। आवागैड्रो नंबर की यूनिट पर मोल। उसके जब भी 6.023 10 के पावर 23 लिखोगे तो उसके साथ क्या लिखा जाएगा? पर मोल लिखा जाएगा। पर मोल 6.023 10 के पावर 23 पर मोल। ठीक। अब देखो,
क्या यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिखने से कोई आपको तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं है? तो ए का, क्या ये 1 फैक्टर है कि नहीं? अरे इसका गुणांक है कि नहीं? ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। कोफिशिएंट जिसको कहते हो आप, कोफिशिएंट। ए का कोफिशिएंट, बी का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट, डी का कोफिशिएंट। ठीक। केमिस्ट्री में इन्हीं कोफिशिएंट्स को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और उसका नाम है स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका मतलब, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2a 3b 4c 5d, अब इनके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गए? तो क्लियर हो गया। ए का स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का, सी का और डी का आपके पास रखते, यानी कुल मिला करके जो उसका कोफिशिएंट है, किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी कंपोनेंट का जो कोफिशिएंट है, दैट इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक। अब तो कोई पूछेगा, बता ले जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एनी कंपोनेंट, कोफिशिएंट ऑफ एनी कंपोनेंट, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, उसे बोलेंगे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर रहेगा? चलो जरा देखो, इसका कितना मोल है, यानी मोल ही हो गया स्टिचियोमेट्रिक क्या, कोफिशिएंट। इसका कितना मोल है, एंड एक्सेट्रा जो भी लिखा हुआ है मोल आपने बता दिया। या कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब जरा देखो, क्या इस रिएक्शन को देख करके हम लोग ये कह पाएंगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी कितना रिएक्ट कर रहा है, या बी के रेस्पेक्ट में ए कितना रिएक्ट कर रहा है, या सी के रेस्पेक्ट में ए कितना खर्च हो रहा है, या डी के रेस्पेक्ट में ए कितना खर्च हो रहा है, या सी के रेस्पेक्ट में बी कितना खर्च हो रहा है, डी के रेस्पेक्ट में ए कितना खर्च हो रहा है, या सी के रेस्पेक्ट में डी कितना बन रहा है। हम इसको देख करके नहीं बता सकते। तब इसके लिए करते क्या है, हम सभी लोग जब रेट लिखते हैं तो सबके कोफिशिएंट से सबके रेट को डिवाइड कर देते हैं। ध्यान देना फिर से, हम क्या करेंगे, सबका रेट लिखेंगे, सबका रेट, और सबके रेट को उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक। जैसे अगर मैं कहूं, आप लिखो डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखो, तो व्हाट इज द डेल एक्स अपॉन डेल टी? एवरेज रेट है। अब एवरेज रेट किसका लिखना है? आपको लिखना है ए का, आपको लिखना है बी का, आपको लिखना है सी का, आपको लिखना है डी का, सबका लिखना है। अब मैंने लिखा माइनस ऑफ डेल ए अपॉन डेल ए अपॉन डेल टी। डेल एक्स का जगह क्या हो गया, डेल ए, और आपका डेल टी। ठीक है, माइनस साइन क्यों लगाया? तो क्लियर है, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। अब इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक। इसका इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1/3। इज इक्वल टू, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस, प्लस डेल सी बाई कितना कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू प्लस डेल डी बाई कोफिशिएंट 1/5। अब देखो, ऐसे रिप्रेजेंटेशन से हमें फायदा क्या होगा, हम क्यों ऐसा करते हैं, एक समझ लोगे फिर उसके बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ये इतना आसान टॉपिक है, बस केवल कोरिलेट करना है। और जरा देखो,
ये दोनों रेट आपस में क्या है, हम केवल इन दोनों को ले रहे हैं। वैसे अब आप किसी दोनों को ले सकते हैं, एक समझ लो केवल बस इन दोनों को लिया जा रहा है। तो क्या यहाँ दोनों खर्च हो रहे हैं क्या? बोलो, दोनों खर्च हो रहे हैं? क्लियर है ना? तो अब हम कहेंगे माइनस 1/2 डेल ए डेल टी -1/3 डेल बी डेल टी। ये लिखा मैंने, दो को लिखा केवल। अब आपसे सवाल ये हुआ कि एक एक खर्च होने का रेट, एक एक कंज्यूम होने का रेट बी के कंज्यूम होने के रेट का कितना टाइम है। तो क्या करोगे आप, यहां देखो, माइनस डेल ए डेल टी इतना निकालना है, इसको बोलेंगे रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ ए। यानी इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, माइनस डेल ए बाई डेल टी निकालना है। तो क्या करोगे आप, 1/2 से, यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 2/1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 2/3 डेल बी डेल टी। अब जरा ध्यान देना, इस कोफिशिएंट को भी हटाओ, तो माइनस डेल बी बाई डेल टी क्या है, बी के कंज्यूम होने का रेट है, और माइनस डेल ए बाई डेल टी क्या है, ए के कंज्यूम होने का रेट। तो एक एक कंज्यूम होने का रेट बी के कंज्यूम होने के रेट का 2/3 है। मीनिंग समझा? यानी जिस रेट से एक खर्च हो रहा है, उसके खर्च होने का रेट बी के खर्च होने का रेट का 2/3 है। मीनिंग समझा? अब अगर एक निकालना आ गया तो केवल क्वेश्चन बनाकर निकालना सीखो। मैं अगर कहूं एक एक कंज्यूम होने का रेट, एक एक कंज्यूम होने का रेट और सी के प्रोड्यूस होने के रेट के बीच का रिलेशन निकालो, सी के प्रोड्यूस होने के बीच का रिलेशन निकालो, तो एक एक कंज्यूम होने का रेट क्या हो जाएगा, बोलो, यहां पर 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2। यानी एक एक कंज्यूम होने का रेट सी के प्रोड्यूस होने के रेट का हाफ है। क्वेश्चन समझा? यानी ऐसे रेट को हम क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के रेट को कैलकुलेट कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें, इसलिए हम सभी लोग यहाँ लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वेन एवर वी हैव टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन वी हैव टू डिवाइड the rate of a particular component with respect to stoichiometric coefficient। तो यानी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसके रेट को क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे, और उसके बाद दो कंपोनेंट का आप उनके बीच का कंपेरिजन कर सकते हो। ए का बी के साथ कंपेयर कर लो, ए का सी के साथ कंपेयर कर लो, ए का डी के साथ कंपेयर कर लो, बी का सी के साथ कर लो, बी का डी के साथ कर लो, सी का डी के साथ कर लो। इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करते समय क्या करना होगा, रेट को रिप्रेजेंट करते समय हमें क्या करना होगा, हमें सबके रेट को उन्हीं के स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। तो इस बात को हेडिंग बना चुके हैं ना, एक लाइन लिखिएगा। ड्यूरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ rate of during representation of rate of reaction, we divide the rate of every component by its stoichiometric coefficient, by its stoichiometric coefficient।
हो गया। चलो अब इस पर एग्जाम्पल तैयार करो। 2a+3b 4c 5d, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। हमको लिखना है डेल एक्स बाई डेल टी। तो ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, -1/2 डेल ए डेल टी इज इक्वल टू -1/3 डेल बी बाई डेल टी। माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस डेल सी डेल टी प्लस 1/5 डेल डी डेल टी। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा ना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपके पास। अब इसमें देखिए हम लोग कितने क्वेश्चन बनाते हैं, आइए बहुत सारे क्वेश्चन एक जनरल से बना लीजिए, उसके बाद इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे आप। हो गया। पहला क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेट ऑफ कंज्यूम्शन ऑफ ए with respect to rate of consumption of B। किसके बारे में पूछा गया है, पूरे क्वेश्चन में से केवल उन्हीं दोनों को लेना है। आप पूरे क्वेश्चन को नहीं लेना है, केवल उन्हीं दोनों को ले लीजिए आप। ए और बी को लेना है, पूरे क्वेश्चन में से केवल दो को निकाल लीजिए बाहर। -1/2 डेल ए बाई डेल टी माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है ना। अब पूछा क्या है, ए का रेट ऑफ कंज्यूमशन पूछा है, तो माइनस डेल ए बाई डेल टी, इसको क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ ए। रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ ए आपको निकालना है इस फॉर्मूले से। तो क्या हो गया, -2/3 डेल बी डेल टी। शब्दों में लिखना है। इतना करने के बाद आपको इसको कन्वर्ट करिए वर्ड में। क्या लिखेगा, 10 द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ ए इज इक्वल टू, बोलो, 2/3, बोलो, 2/3 ऑफ ऑफ रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ बी। रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ बी। तो क्या मैं क्वेश्चन बनाऊं, आंसर लिखोगे आप। चलो अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 2, फाइंड द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ ए with respect to the rate of production of सी। किसको किसको लिया जाएगा इस बार, ए और सी को लेंगे आप।
तो निकालो। -1/2 डेल ए बाई डेल टी प्लस हाफ 1/4 डेल सी डेल टी। निकालना है माइनस डेल ई बाई डेल टी निकालना है, तो 2/4 डेल सी बाई डेल टी माइनस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू 1/2 डेल सी बाई तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ कंज्यूम्पशन ऑफ ए इज इक्वल टू द इज इक्वल टू द हाफ, इक्वल टू द हाफ half of the rate of production ना, प्रोडक्शन ऑफ सी, यानी सी जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है उसके आधे रेट से ए क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि जिस रेट से सी प्रोड्यूस हो रहा है उसके आधे रेट से ए कंज्यूम्ड हो रहा है, अर्थात खर्च हो रहा है। क्वेश्चन 3, फाइंड द rate of production of D with respect to the rate of consumption of B. Rate of consumption of B. तो किसको किसको लेना है इसमें, डी और बी को लेना है। तो बी वाला पार्ट क्या है, -1/3 डेल बी डेल टी प्लस 1/5 है डेल डी। अब चूंकि इसको निकालना है, क्या लेंगे आप, डेल डी बाई डेल टी इज इक्वल टू, ये निकालना है आपको। तो 5 आ जाएगा इधर, हो गया क्या, 5/3 डेल बी बाई डेल टी। शब्दों में क्या लिखोगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, बोलो, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी इज 5/3 टाइम, हाँ 5/3 टाइम ऑफ रेट ऑफ कंज्यूमशन, माइनस साइन लगा हुआ है, रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ बी। तो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी is 5/3 times of rate of consumption, rate of consumption of, बोलो 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 बोलो, of B, rate of consumption of B। निकालना आ गया। अब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ऐसे पर न्यूमेरिकल आता है, और ये जो पैटर्न है इस पर मोस्टली आपको न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलता है नीट और जेई में। इसे डायरेक्ट ऐसे ही रहेंगे और उसमें डेटा दिया रहेगा और उस डेटा से आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, आप में भी न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी इसमें रहती है,
तो आइए एक क्वेश्चन और देखें, क्वेश्चन नंबर 4 उसी पर। फाइंड द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन। लो भैया, विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या लोगे? अब क्या लेंगे? अब रेट लेंगे और बी लेंगे। रेट और बी लेंगे। रेट क्या है? डेल एक्स अपान डेल टी है। यानी अब आपको लेना है डेल एक्स अपान डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 डेल बी बाई डेल टी। ठीक है जी। तो क्या करेगा? क्या निकालना है? बी का निकालना है। तो माइनस ऑफ डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू क्या करेगा? 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 × डेल एक्स अपान डेल टी। मतलब क्या हो गया कि बी के कंज्यूम होने का रेट रिएक्शन के रेट का 3 गुना है। यानी जो रिएक्शन का रेट है उसके 3 गुना रेट से, बोलो, उसके 3 गुना रेट से भी क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। तो द रेट ऑफ कंज्यूमशन ऑफ, बोल 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 बोल, ऑफ बी इज 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। कल का, अब यानी जो आगे का लेक्चर होगा अभी इसी पे चलेगा, इंडिविजुअल एग्जांपल और न्यूमेरिकल के साथ। आज इसी पर एंड करते बोले।